खबरें मध्य प्रदेश की आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पुनीत। और अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की। तो सबसे पहले बात डीआरडीओ की कामयाबी की। ध्रुवास्त्र मिसाइल का ओडिशा के बालासोर में सफल परीक्षण कर लिया गया है। अब आगे बात करें अगली खबर की, तो राजस्थान के सियासी संकट के मामले में कल सुबह 11 बजे सुनवाई होनी है। इधर कमलनाथ ने उपचुनाव में बैलेट पर भरोसा जताया है और पत्र लिख दिया है कि बैलेट से ही चुनाव होने चाहिए। और आखिर में राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास पर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने सवाल उठा दिए और कहा है कि शुभ मुहूर्त में ही शिलान्यास होना चाहिए। तमाम खबरें हैं और इस बीच बाकी खबरों को भी विस्तार से देखते हैं। शिवराज कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया और इस फैसले के तहत 15 अगस्त पर जिलों में कोई कार्यक्रम नहीं होगा, बल्कि राजधानी में ही एक मुख्य समारोह रखा गया है और सभी जिलों में इस मुख्य समारोह की टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका प्रसारण किया जाएगा। मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश को संबोधित करेंगे। उज्जैन के आबकारी अधिकारी को भी बर्खास्त करने का फैसला कर लिया गया है। इसके साथ ही बात की जाए कैबिनेट की बैठक के फैसलों की, तो कोविड-19 योद्धा के तहत सम्मान की राशि भी सरकार देगी। अब तक कोविड-19 योजनाओं को 10 करोड़ की राशि का वितरण हुआ है। परिजन को अनुकंपा नियुक्ति देने का भी फैसला किया गया है। प्रवासी मजदूरों को रोजगार के लिए आयोग गठन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। अब स्वतंत्रता दिवस का समारोह भोपाल में एक जगह पर मंत्रिपरिषद के साथ माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा संपन्न किया जाएगा। बाकी जिला और तहसील स्थानों पर अधिकारी उसे संपादित करेंगे। कोई सार्वजनिक उत्सव फंक्शन जैसे कि होते थे बच्चों के स्कूल से आने के, शिक्षकों के, अथवा प्रशासनिक गतिविधियां भी वहां परेड वगैरह जो होती थी, वो इस साल कोई भी संपादित नहीं होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण लाइव रहेगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों से 1-to-1 चर्चा की और इसमें कृषि मंत्री कमल पटेल के साथ आज बैठक हुई है। विभागों के रोड मैप पर इस दौरान मंथन हुआ है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने पर भी इस बैठक में चर्चा हुई है और ये मंथन आगे भी जारी रहने वाला है। बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोगों से संवाद करेंगे। कोरोना संकट पर उनकी बातचीत होनी है। 24 जुलाई की शाम 6 बजे सीएम का यह संवाद कार्यक्रम रखा गया है। अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से यह संवाद होगा। वेबकास्ट के जरिए लोगों से संवाद मुख्यमंत्री करने वाले हैं। तो कोरोना संकट पर बातचीत होगी। जिस तरीके से संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, लॉकडाउन की भी एक सीमा है, उसको कब तक लगाया जाए, तो इस लिहाज से कैसे इसे काबू में किया जाए और इन सभी मसलों पर क्या क्या और उपाय होने चाहिए, सरकार लगातार सुझाव ले रही है। तो वेबकास्ट के जरिए लोगों से फिर एक बार बातचीत मुख्यमंत्री करने वाले हैं। अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे कोरोना को लेकर। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मंत्रियों से मुलाकात की। सूत्रों के हवाले से खबर है कि स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार की भी मुलाकात हुई है। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव की भी मुलाकात की खबर है। सीएम समेत कुछ और मंत्री भी मुलाकात के लिए उनसे मिलने जा सकते हैं। भोपाल में संघ के वर्किंग ग्रुप की अहम बैठक चल रही है। 5 दिनों की यह बैठक है। तो 5 दिनों की यह बैठक है संघ के वर्किंग ग्रुप की और दूसरा दिन आज है और दूसरे दिन भी संघ के वर्किंग ग्रुप की बैठक चलती रही। राजधानी के शारदा विहार में यह बैठक चल रही है, जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद हैं। संघ के पदाधिकारियों के साथ स्वदेशी अभियान पर संघ की रणनीति पर चर्चा हुई है। इसके साथ ही कोरोना के दौरान और बाद के हालात पर भी मंथन हुआ। इस बीच संघ की बैठक पर कोरोना का साया भी नजर आया। बैठक से पहले शारदा विहार को सैनिटाइज किया गया था। सूत्रों की माने तो संघ पदाधिकारियों के कोरोना पॉजिटिव होने पर चिंता मोहन भागवत ने जताई है। एक और अहम खबर आपको बता दें, राज्यसभा के नए चुने गए सदस्यों ने आज शपथ ली है। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अपने चैम्बर में सभी सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। आज मध्य प्रदेश के जिन सदस्यों ने शपथ ली है उनमें बीजेपी के ज्योतिरादित्य सिंधिया, कांग्रेस के दिग्विजय सिंह और सुमेर सिंह सोलंकी शामिल हैं। राज्यसभा के चुने सदस्यों में बीजेपी के 17, कांग्रेस के 9, जेडीयू के 3, बीजेपी के
और वाईएसआर कांग्रेस के 4-4, अन्ना द्रमुक और द्रमुक के 3-3, एनसीपी, आरजेडी और टीआरएस ने 2-2 और शेष सीटें अन्य ने जीती हैं। इस नए इन सदस्यों में से 43 पहली बार चुने गए, बाकी सदस्यों ने दोबारा राज्यसभा में वापसी की है। मध्य प्रदेश के जितने भी विषय हैं उनके बारे में मैं राज्यसभा में अपनी बात रखूंगा। मध्य प्रदेश की जनता के हित में, मध्य प्रदेश की सरकार के हित में, मध्य प्रदेश के लोगों के हित में ये बात मैं कहूंगा कि जितनी भी योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार में लंबित हैं उन्हें जल्दी स्वीकृति मिले। केंद्र सरकार मध्य प्रदेश के साथ कोई भेदभाव ना करे। मेरी प्राथमिकता में तो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो प्राथमिकताएं हैं उस प्राथमिकता में हमको काम करना है, लेकिन मेरे क्षेत्र की प्राथमिकताएं भी लेकर मैं पार्लियामेंट पहुंचा हूं, संसद भवन में पहुंचा हूं और इसमें उच्च शिक्षा के साथ साथ स्कूली शिक्षा और साथ ही स्वास्थ्य और चूँकि मालवा और निमाड़ में खेती 80% लोग जो है किसान आदिवासी भाई लोग खेतीबाड़ी करते हैं, तो किसानों के उन्नति के लिए, किसानों की खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए और तकनीकी रूप से हम अच्छी खेती कर पाएं। राज्यसभा में सांसदों के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान उस वक्त अलग नजारा देखने को मिला जब कभी एक दूसरे के सहयोगी रहे और आज एक दूसरे के धुर विरोधी दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया का आमना सामना हो गया और एक दूसरे का ये अभिवादन करते हुए नजर भी आए। देखिए तस्वीर। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर सुझाव दिया है कि कोरोना महामारी को देखते हुए आगामी विधानसभा चुनाव बैलेट पेपर के जरिए कराने चाहिए। हाल ही में निर्वाचन आयोग ने सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों से देश में आगामी चुनावों के दौरान प्रचार पर उनके विचार और सुझाव मांगे थे। आयोग ने एक प्रश्न के पत्र में सभी पार्टियों से 31 जुलाई तक जवाब मांगा था। आपको बता दें कि इस साल मध्य प्रदेश समेत कुछ राज्यों में उपचुनाव कराए जाने हैं। इस पर बीजेपी विधायक प्रदीप लारिया ने कहा कि कमलनाथ उपचुनाव में हार से डर गए हैं। बताएं कि कांग्रेस एक ओर जहां बिहार में बैलेट पेपर से चुनाव कराने का विरोध कर रही है, तो दूसरी ओर मध्य प्रदेश में कमलनाथ बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने का सुझाव दे रहे हैं। ईवीएम मशीन से मतदान होगा तो उससे मतदाताओं के द्वारा बार बार पुश बटन को दबाने पर कोरोना संक्रमण फैलने की पूरी संभावना रहेगी। इसलिए अगर कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकना है तो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की मांग के ऊपर निश्चित रूप से कम होने वाले चुनावों को ईवीएम की बजाय मतपत्र से कराया जाए और ईवीएम की बजाय अगर मतपत्र से चुनाव होंगे तो निश्चित रूप से किसी व्यक्ति को कोरोना संक्रमण की स्थिति नहीं बनेगी। ये सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है। हमें उम्मीद है कि आदरणीय कमलनाथ जी के सुझाव पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त महोदय इस पर ध्यान देंगे। दूर से दिख रहा है कि उनके जितने विधानसभा चुनाव में होने वाली हैं विधानसभा सीटों पर उनको निश्चित तौर पर हार दिख रही है, इसलिए कई प्रकार के बहाने बना रहे हैं और निर्वाचन आयोग अपने आप में स्वतंत्र है। वो जो निर्णय करेगा उसको सबको मानना चाहिए। भोपाल से खबर आपको बताएं, उपचुनाव से पहले सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ कांग्रेस नजर आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का एक वीडियो दरअसल सामने आया है जिसमें प्रदेश को धार्मिक स्टेट बनाने की पहल का हवाला दिया गया है। रामपथ वनगमन के विकास का हवाला दिया गया है। ओंकारेश्वर मंदिर के विकास का इसमें जिक्र है। कमलनाथ को संकल्प पूरा करने वाला नेता भी इसमें बताया गया। उन्नति और प्रगति करे हमारे मंदिर, धार्मिक स्थान और पवित्र नदियां हमारी आस्था और विश्वास की निरंतरता का जीवंत प्रमाण। राम वनगमन पथ जो चित्रकूट से शुरू होकर अमरकंटक तक जा रहा था, इसकी पूरी प्लानिंग, इसका पूरा आर्किटेक्ट हमने कंप्लीट तैयार कर लिया था। हम काम शुरू करने जा रहे थे और हमने ये भी कहा कि राम वनगमन पथ तब पूरा होगा जब सीता जी का मंदिर श्रीलंका में बन जाएगा, जहां पर वो अशोक वाटिका में रही थी। हम लोग सरकार की तरफ से गए भी थे, वहां पूरी बातचीत करके सब आ गए थे। इस बीच सरकार चली गई, तो ऐसे बहुत से काम किए थे। ये सब वचन पत्र में दिए थे और भारतीय जनता पार्टी हमेशा ढिंडोरा पीटती रही कि अपने आप को हिंदुत्व पार्टी कहती रही कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। कमलनाथ जी ने तो न जाने कितने सपने मध्य प्रदेश की जनता को दिखाए थे
और मैं समझता हूँ पूरा उन्होंने एक झूठ का भ्रम फैलाया था। हमने राम जन्मभूमि और मंदिर निर्माण की बात कही थी, उसको आज मूर्ति में देने का काम आज प्रारंभ हो गया है। और भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, अतिथि शिक्षकों को लेकर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट में लिखा है कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को लेकर कमलनाथ का बड़ा वचन, दोबारा सरकार में वापसी करते ही पहली कैबिनेट की बैठक में अतिथि शिक्षकों को नियमित करेंगे। मध्य प्रदेश में हाल ही में हुए मंत्रिमंडल गठन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। पूर्व स्पीकर एनपी प्रजापति ने यह याचिका दायर की है जिसमें कहा गया कि 34 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है जो कि नियमों के खिलाफ है। नियमों के मुताबिक विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% मंत्री बनाए जा सकते हैं और ऐसे में केवल 30 मंत्री ही बनाए जा सकते हैं। कोर्ट ने सुनवाई के बाद प्रदेश के मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को नोटिस जारी कर दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट के समक्ष नर्मदा प्रजापति जी की तरफ से एक याचिका प्रस्तुत की गई थी जिसमें ये मुद्दा था कि जो कैबिनेट की जो संख्या होती है वो 15% किस नंबर की होगी। एक्चुअल स्ट्रेंथ मतलब कि जो सैंक्शन स्ट्रेंथ होती है, जैसे मध्य प्रदेश में 230 है सैंक्शन स्ट्रेंथ, या एक्चुअल स्ट्रेंथ जो आज है 204, कल तक थी 206। अगर एक्चुअल स्ट्रेंथ पे होगी तो 34 मिनिस्टर नहीं हो सकते, 30 होंगे या 31 होंगे। शराब ठेकेदारों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। नई टेंडर नीति के खिलाफ लगाई गई सभी याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। हाईकोर्ट ने सरकार की दलीलों को सही माना है और सरकार की नई टेंडर नीति ही जारी रहेगी। नई टेंडर नीति को लेकर कुल 37 याचिकाएं लगाई गई थी। आवंटन करने के बारे में लगभग 3 दर्जन से ज्यादा याचिकाएं थीं, उनको हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है और ये कहा है कि ठेके जो कोविड के पहले आवंटित हुए थे वो ठेके अभी भी चलाए जा सकते हैं और यदि ठेकेदारों को 2 महीने समयावधि टोटल कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में बढ़वानी है तो इसके लिए सरकार ने पहले ही ऑफर किया है, वो 2 महीने आगे इस ठेका अवधि को बढ़ा सकते हैं। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। उनका कहना है कि पहले भी अशुभ घड़ी में शिलान्यास कर दिया गया था। उनका कहना यह भी है कि अगर पीएम को औपचारिकता के लिए बुलाया जा रहा है तो यह बात जनता को बताई जानी चाहिए। जब इसकी तिथि पर विचार किया गया और उस पर आपत्ति विद्वानों ने उठाई तो उन्होंने कहा कि चंपत राय ने पहले से ही चुपचाप सुमुहूर्त में शिलान्यास कर लिया है। मोदी को तो औपचारिक रूप से बुलाया जा रहा है। इसका अर्थ ये है कि चंपक राय ने गुप्त रूप से क्यों किया और मोदी को ये बात क्यों नहीं बताई जा रही है कि पहले शिलान्यास हो चुका है, केवल औपचारिक रूप से बुलाए जा रहे हैं। तो ये सब बातें जनता को बिना बताए किया जा रहा है। नरोत्तम मिश्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे लिए चल रहे हैं आपको। सब्जी वाले जो सब्जी के ठेले हैं कॉलोनियों में जाते हैं, वो दूध की दुकान, इंडस्ट्री और जो सरकारी राशन की दुकानें हैं ये खुले रहेंगे। बाकी पूर्णतः लॉकडाउन भोपाल रहेगा। भोपाल आने और जाने दोनों को प्रतिबंधित किया जाएगा। ई पास जारी होंगे जिनके माध्यम से लोग आ सकेंगे और जा सकेंगे, जैसा पूर्व के लॉकडाउन में हम पिछले जाएंगे जब मई में तब रखा था। अभी प्रार्थना 2 दिन की, ये कल और परसों का दिन जो है
इसमें सभी से प्रार्थना है कि वो जरूरी वस्तु ले लें। सरकारी राशन की दुकानों को भी कहा गया है कि परसों तक सभी गरीबों को राशन पूरा का पूरा जहां नहीं बटा है वहां बांट दिया जाए। जुलाई माह का पूरा राशन हर गरीब के घर पर पहुंच जाए, ये भी तय किया है। इंडस्ट्री खुली रहेगी। सरकारी दफ्तरों में सिर्फ एक्सीलेटर स्टाफ और अधिकारी रहेंगे और कोई नहीं। 10 दिनों के अंदर सरकारी दफ्तर में भी इनके अलावा कोई नहीं जाएगा। अगली कैबिनेट की बैठक जो होगी मंगलवार को, वो भी वीसी के द्वारा ही होगी, कोई भी नहीं रहेगा। अब थोड़ा कोरोना पे बोल दो, उसके बाद फिर आपको जो पूछना हो। नए केस 747 आए हैं कल। अच्छी बात यह है कि 579 मतलब 580 के लगभग डिस्चार्ज भी हो गए। रिकवरी रेट पुनः बढ़ना प्रारंभ हुई है, 67% रिकवरी हो गई है। मृत्यु दर भी 3.8 सुधार की ओर है। मौत कोई भी हो दुखद होती है, लेकिन रिपोर्टिंग चूंकि करना थी इसलिए मैं कर रहा हूं। एक प्रार्थना आपके माध्यम से बहनों से करना चाहता हूं, रक्षाबंधन आ रहा है तो, कि हमारी पूज्य बहनें हो सके तो राखी डाक से भिजवाएं। कोशिश करें कि आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दतिया में भीषण सड़क हादसा पेश आया है और यहां पर ट्रक और कार की सीधी टक्कर हो गई। जेसीबी की मदद से कार का गेट खोला गया। कार सवार लोगों को बाहर निकाला गया है, जिनमें 5 घायल बताए जा रहे हैं और एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के ग्वालियर हाईवे की यह घटना है। तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 747 नए मरीज सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 579 मरीज रिकवर हुए हैं और 14 मरीजों की मौत भी हुई है। एमपी में कुल मरीजों की संख्या इसी के साथ बढ़कर 24,842 हो चुकी है। कुछ ही देर पहले गृह मंत्री जानकारी दे रहे थे, बता रहे थे कि क्या आंकड़ा है, तो बीते 24 घंटे का आंकड़ा जान लीजिए। मध्य प्रदेश में 747 नए मरीज सामने आए। बड़ी संख्या इंदौर और भोपाल से ही सामने आ रही है। बीते 24 घंटे में 579 मरीज हालांकि रिकवर हुए। ये रिकवरी रेट एक बार फिर से बढ़ता हुआ जा रहा है। ये गृह मंत्री जानकारी दे रहे थे। और डेथ रेट जो है उसमें भी अभी अपेक्षाकृत पहले से अब स्थिति थोड़ी सी कंट्रोल हुई है। मध्य प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 24,842 हो चुकी है। बात रतलाम की, जहां पर बेखौफ बदमाशों ने बाइक में आग लगा दी। वारदात सीसीटीवी में कैद है। मंगलवार की रात आदिनाथ कॉलोनी में घर के बाहर खड़ी बाइक में 2 लोगों ने आग लगा दी और फिर फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं दूसरे की तलाश में जुट गई है। वहीं उज्जैन में 2 बाइक में आग लगाने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। फुटेज में एक बदमाश बाइक में आग लगाते नजर आ रहा है। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। रतलाम से ये तस्वीर आप देख लीजिए। उज्जैन में भी बदमाश ने 2 बाइक में आग लगा दी थी। ये 2 अलग अलग तस्वीर, अलग अलग जगहों के, रतलाम और उज्जैन। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। कुछ देर पहले आप सुन रहे थे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को, उन्होंने जो बात कही थी उनकी प्रेस वार्ता को हम सुना रहे थे। और यही खबर आपको बता दें एक बार फिर से कि 10 दिन का लॉकडाउन भोपाल में लगेगा। एमपी में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 700 से ज्यादा मामले बीते 24 घंटे में फिर सामने आए और 24 जुलाई से 2 अगस्त तक ये लॉकडाउन रहने वाला है। इस बात का ऐलान कर दिया गया है। 2 दिनों का वक्त इसलिए दिया गया है ताकि लोग जरूरत का सामान जरूर अपने पास रख लें। लेकिन इस बीच ये अपील भी की गई है, रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है तो महिलाओं को भी
संभलना होगा, समझना होगा कि वो डाक से ही राखियां भेजे बजाय जाने के। ये बात, इस बात की अपील करते हुए गृह मंत्री नजर आए और उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया कि 24 तारीख की रात से लॉकडाउन शुरू हो जाएगा। भोपाल में 10 दिन का ये लॉकडाउन रहेगा और 2 अगस्त तक ये लॉकडाउन रहने वाला है। और किस किस को छूट रहेगी, इस बात का भी जिक्र उन्होंने कहा था कि राशन की दुकानें, कुछ फैक्ट्रीज, उनको छूट रहेगी, लेकिन बाकी सब जो है वो पूरी तरह से जैसे पहले बंद था वैसे बंद रहेगा। सुनिए क्या कहा। भोपाल के अंदर कोरोना की व्यापकता को देखते हुए ऐसा तय किया है कि 24 तारीख मतलब परसों रात को 8 बजे से यानी 25 तारीख को सुबह से 10 दिन के लिए पूरा भोपाल लॉकडाउन रहेगा, अथवा 4 तारीख को सुबह, 4 तारीख की शाम, 3 तारीख की शाम तक दस दिन के लिए पूरा रहेगा। ये इसमें दवाइयां, सब्जी वाले जो सब्जी के ठेले हैं कॉलोनियों में जाते हैं वो, दूध की दुकान, इंडस्ट्री और जो सरकारी राशन की दुकानें हैं ये खुले रहेंगे। बाकी पूर्णतः लॉकडाउन भोपाल रहेगा। मनोज हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। मनोज, एक बार फिर से 10 दिन का लॉकडाउन, हम देख रहे हैं लगातार मामले बढ़ रहे हैं। सरकार को यह फैसला, आखिर कड़ा फैसला लेना पड़ा कि 10 दिन का लॉकडाउन भोपाल में किया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौरान रक्षाबंधन का त्योहार भी बीत जाएगा, क्योंकि 3 तारीख की शाम तक ये लॉकडाउन है। जी बिल्कुल, ये साफ तौर से कहा है मंत्री ने कि किस तरीके से भोपाल में तेजी से कोरोना फैल रहा है और यही कारण है कि जो अभी तक जो मरीज सामने आए, जो संख्या सामने आई, उसी को देखकर आज मंत्रालय में अधिकारियों के साथ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की समीक्षा बैठक थी। तमाम जो अधिकारी थे वो शामिल थे। उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया और 10 दिन का लॉकडाउन 25 तारीख से शुरू होगा। 24 तारीख की रात को 8 बजे से लॉकडाउन लग जाएगा। तमाम जो सीमाएं भोपाल की वो सील कर दी गई है। इसके अलावा जो इमरजेंसी सुविधाएं, जिस तरीके से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया, वही सुविधाएं चालू रहेगी। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र खुले रहेंगे, सोशल डिस्टेंस का पालन करना पड़ेगा, लॉकडाउन के नियम को तोड़ने वालों पर कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन इस दौरान जो रक्षाबंधन का त्योहार है उसके लिए उन्होंने जो प्रदेश की बहनों से ये अपील की है कि वो कोरियर के जरिए, पार्सल के जरिए वो राखी भेजें और सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए इस त्योहार को मनाए। तो उन्होंने प्रार्थना भी प्रदेश की बहनों से, प्रदेश के लोगों से रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर की है। लेकिन कहीं ना कहीं किल कोरोना का अभियान चलाया गया था पूरे मध्य प्रदेश में, लेकिन राजधानी भोपाल में इस अभियान का असर जो है बेअसर साबित हुआ। यही कारण है कि अब सरकार को जो है अब लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ा है और अनलॉक की जो स्थिति राजधानी में बनी थी उसको बंद करके अब लॉकडाउन 10 दिन का जारी किया गया। इसके अलावा मनोज, ये तो भोपाल की स्थिति हो गई। इंदौर में भी लगातार बड़ी संख्या में मामले सामने आ रहे हैं। क्या सरकार इसको लेकर कोई फैसला ले सकती है आने वाले दिनों में, कुछ वक्त में? आज बिल्कुल इसको लेकर सवाल किया गया था नरोत्तम मिश्रा से, तो उनका यही कहना था कि अभी जो समीक्षा शहरों की जा रही है उनके मद्देनजर ये तमाम फैसले सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं। हालांकि इंदौर के संदर्भ में अभी ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है, वहां पर कंट्रोल में कोरोना बताया जा रहा है। लेकिन संभवतः जो जानकारी मिली है कि अगली जब समीक्षा बैठक स्वास्थ्य विभाग की और गृह विभाग की होगी तो उस दौरान सरकार भोपाल के बाद इंदौर में भी 2-4 दिन में इस तरीके की लॉकडाउन की स्थिति बना सकता है। लेकिन अभी फिलहाल वहां पे लॉकडाउन का फैसला सरकार के द्वारा नहीं लिया गया, क्योंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस संबंध में पहले ही निर्देश जारी कर दिए थे कि तमाम जिलों की समीक्षा की जाए और यहाँ पर कोरोना मरीज ज्यादा बढ़ रहा है वहां पर उन इलाकों को ही सील की जाए। कल जो है राजधानी भोपाल के करीब 16 से ज्यादा जो इलाके हैं उनको सील किया गया था, लेकिन अब क्योंकि जरूरत जो है वो सबसे ज्यादा पूरे शहर को थी और शहर में लगातार जो मामले थे वो बढ़ते जा रहे थे। यही कारण है कि सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राजधानी भोपाल को
पूरी तरीके से लॉकडाउन कर दिया गया। यदि हम लोगों की बात करें तो 2 दिन की राहत जरूर सरकार ने लोगों को दी है ताकि वो अपने जरूरत का सामान इकट्ठा कर सके, जरूरत की खरीदारी कर सके। रक्षाबंधन का पर्व है, राखियां भेजना है डाक से, तो वो भी काम निपटा सके। 10 दिन का लॉकडाउन एक बार फिर से भोपाल में होने जा रहा है। शुक्रिया मनोज आपका इस जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।